अमेरिका था, वो आज जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी बदल चुका है। यूके कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में, फ्रांस कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में। यूरोपियन पावर हो सकते हैं ये दोनों देश मिलकर, बट वर्ल्ड पावर तो नहीं है। फिर आप इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी ये हमारी कामयाबी है कि हमने आईएमएफ के बगैर ये बजट दिया है। आप साइड का आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि तो अगर आप यूएन चार्टर की स्टडी करें तो उनका आर्टिकल 1 हो गया या आर्टिकल 2 हो गया। 1 इज द पर्पस ऑफ यूएन चार्टर, 2 इज द प्रिंसिपल टू अटेन दोस पर्पसेस व्हिच आर enshrined अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर। अगर आप चाहे तो वन ऑफ द रीजंस थी कि जो उस समय के नेशनल पावर थे या पावरफुल स्टेट्स थे, फ्रांस था, यूके था, रशिया था, चाइना था और अमेरिका था, वो आज जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी बदल चुका है। यूके कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में, फ्रांस कहीं से भी वर्ल्ड पावर नहीं है आज की डेट में। यूरोपियन पावर हो सकते हैं ये दोनों देश मिलकर, बट वर्ल्ड पावर तो नहीं है। फिर आप आम आदमी की जेब में जो खाली है उसमें कुछ जाता नजर आ रहा है, ये वो मजीद खाली होगी जेब और वो मजीद मकरूज होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने स्टार्ट ही कह दिया कि आम आदमी की जेब खाली। जब मैं पिछली गवर्नमेंट में हम लोग 2021 जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, वो थे, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था कि आवाम की जेब खाली है तो बजट चाली है। आपकी फॉरेन पॉलिसी के जिसने आपको आगे बढ़ने में जो है वो मदद दी है, और आपके सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, जिनके साथ बड़ी खराब हुए हैं वो भी आपके कंट्री में आते रहते हैं, उनके साथ भी आपकी ट्रेड होती रहती है। लेकिन जबकि हम इस तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं है। आपके ख्याल में वो कौन सी एक, अगर आप कुछ फीचर्स बताना चाहें? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें वर्ड फॉरेन है बट एवरीथिंग इंटरनल है। There is nothing foreign about foreign policy. Foreign policy is a tool to extend your internal interest. So आपको आपके इंटरनल इंटरेस्ट की बहुत सही जानकारी होनी चाहिए या एकदम एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो जाती है कि फॉरेन पॉलिसी में जो आपका पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को कैसे देखता है, ये भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका जो नेशनल लीडर जो है या नेशनल जो सीईओ है, एग्जीक्यूटिव सीईओ, वो अगर कोई डॉक्टर है तो वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी दुनिया को देख रहा होगा, बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू, एपिडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया का उसी हिसाब से देखता है। अगर जर्नलिस्ट है तो वो दुनिया को उसी हिसाब से देखता है, अगर लॉयर है तो उस हिसाब से देखता है, अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर है तो वो दुनिया को उसी हिसाब से देखता है। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, बिकॉज बाकी सब चीजें उसको पता नहीं होती हैं और ना ही वो जान सकता है, ना ये इंसान के लिए संभव है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत बात ये रही कि एवरीवन न्यू कि हमें इंडियन इंटरेस्ट क्या है, ये तो हमें सबको पता था। उस इंडियन इंटरेस्ट की मैनिफेस्टेशन का अंतर हो सकता था, बट एवरीवन न्यू कि भैया हमें करना इंडियन इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट है, तो हमें वहीं जाना है जो हमारे इंडियन इंटरेस्ट के साथ अलाई करते, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या हुआ कि वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट कभी उनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम क्रिएशन में इतनी प्रॉब्लम है कि इफ यू आस्क समवन कि भाई व्हाट इज पाकिस्तान, तो उसका जवाब उनके पास है ही नहीं, और अगर है तो वो इतना पूछे। एवरी रूलर, बीट नेहरू और बीट मोदी, दे आर आइडियोलॉजिकली पोर्ट्स अपार्ट, लेकिन दोनों ये बात जानते थे कि ये एंशिएंट लैंड है, प्लूरैलिटी इसकी एसेंस है, ये जो है ये एक धर्म बेस्ड देश है, यहाँ पे पंथ या रिलीजन का कोई रोल नहीं हो सकता। धर्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिलीजन कहती हैं, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट एब्राहमिक फेथ हम लोग कहते हैं जिसको। उन दोनों में ये जो थी कि हमें प्लूरैलिटी को प्रमोट करना है, हमें फ्री सोसाइटी को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक सोसाइटी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके हमारे यहाँ 1991 तक थोड़ी एक डिफरेंट अप्रोच था। फिर लेकिन कांग्रेस ने ही उसको फिर रोल बैक किया, जो था कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है और एक्सटर्नल नहीं, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर वेलकम और हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। वो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का सिनेरियो जो है उसको इफेक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस के द्वारा हम अवॉइड कर सकते हैं। ये इंडिया को समझ में आ गई 1991 में। सो दे हैव बीन कैटेगोरिकली प्रमोटिंग देयर इंटरनल इंटरेस्ट। क्या है? डेमोक्रेसी मींस वी वांट फ्री सोसाइटी। डेमोक्रेसी मींस फ्री सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी फ्री नहीं और आप डेमोक्रेसी के लिए पिच कर रहे हैं ना, तो आप खुद को फ्रॉड बता रहे। डेमोक्रेसी इज नॉट इलेक्शन।
इलेक्शन इज, अगर आप इलेक्शन कहेंगे ना लोकतंत्र में या लोकशाही में या आप उसको जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत में जो इलेक्शन है वो वन ऑफ द कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है। जैसे आप इलेक्ट करके किसी अगर डिस्पॉट को ले आए तो वो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो जमहूरियत है ना वो एक कल्चरल फिनोमिना है, ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना नहीं होती। अगर आप जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले आपको कल्चरल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस तोड़ना पड़ेगा और अपनी सोसाइटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर के उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप देखें, पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूं ना कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को ये बात बहुत पहले से पता थी और इंडियन एशियन फिलॉसफी भी इतनी ज्यादा रूटेड थी, डेमोक्रेसी उसका पार्ट था कि इनइक्वालिटी भले कास्ट के नाम पे लोगों ने उसको फैलाया किया और इसके बीच में दुनिया बटी। उन्होंने कहा कि ना हमें कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम है, ना सोशलिज्म से प्रॉब्लम है, ना हम इनको प्यार करते हैं, ना हम इनको नफरत करते हैं, हम एक अपना खुद का वो बनाएंगे बिकॉज वी हैव कैपेबिलिटी टू गिव आवर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हमें डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होता क्या है। So we had gone for NAM। आज भी आप इंडिया देखिए वही कर रहा है। इंडिया ना तो कंप्लीटली यूएस के रास्ते में जाता है, ना तो कंप्लीटली रशियन रास्ते में जाता है, वो बीच में रहता है। ना तो वो ये कहता है रशिया से कि अगर इनसे बात करोगे तो हमसे बात मत करो, हमसे भी करोगे तो इनसे बात मत करो। उसका एक रीजन ये है कि जितने भी रूलर्स आते हैं ना हमारे यहाँ पे वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होके आते हैं, तो उनको ना पता होता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है, which essentially becomes later on foreign policy। कि भाई हमारे साइड का आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि ये नारा पिछले 15-20 साल से उन्होंने लगा के क्या खट लिया है, कुछ नहीं। और क्यों नहीं खट सके, क्योंकि वी हैव करप्ट पॉलिटिशियंस। उस वक्त भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का टीचर हैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देखते होंगे, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। G20 की मीटिंग हुई है रिसेंटली, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीटअप किया है कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ। उन्होंने बोला आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कश्मीर लेकर आ रहे हैं। हमारे साइड का कश्मीरी क्या सोच रहे हैं? हमारे साइड का आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि ये नारा पिछले 15-20 साल से उन्होंने लगा के क्या खट लिया है, कुछ नहीं। और क्यों नहीं खट सके, क्योंकि वी हैव करप्ट पॉलिटिशियंस। बात वही है, मेरी बात है, मुझे एक ही पॉइंट पे एक चीज़ का यकीन है कि करप्शन इस बुरे तरीके से हमारे अंदर इनकलकेट हो चुकी हुई है। जो डेवलपमेंट की तरफ गए, इवन इंडिया की अगर बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, तो ये बताएं वहाँ पे करप्शन नहीं होगी? अगर वहाँ IT का सेक्टर इतना आगे चला गया, मेडिसिन का सेक्टर इतना आगे चला गया, एजुकेशन उनकी बेहतर होगी, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं है? देखें, अभी मैंने रिसेंटली आपको एक मिसाल दी है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पहले पाकिस्तान आई थी, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज और अपना जो कुछ भी था वो ऑफर किया, लेकिन यहाँ से चले गए। क्यों चले गए होंगे? इन्होंने अपना हिस्सा मांगा, अपनी परसेंटेज मांगी, लेकिन इंडिया ने नहीं मांगी। आप इसी से देख लें, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है, ना कि नीचे से ऊपर जाए। इस वक्त बड़े बड़े महकमों के जो GDs हैं, के पहले अपने घर को देख लें। आपने बोला नहीं कश्मीर भी बहुत जरूरी है, तो हमारे पास क्या अभी कश्मीर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वो जो जरूरी है वो क्यों नहीं जरूरी? हमें इंडिया साइड कश्मीरी क्यों जरूरी है? मेरा सवाल ये है। जी बिल्कुल, लेकिन वो डिस्प्यूट एरिया है, वो भी हमारे भाई हैं। ठीक है। वो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस रोजाना लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।